हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग का गबन का 21वां भाग है। सो ध्यान से सुनिए। उन वृद्धांखों से प्रगाढ़ अखंड मातृत्व झलक रहा था। कितना विशुद्ध, कितना पवित्र, ऊंच नीच और जाति मर्यादा का विचार आप ही आप मिट गया। बोला, जब तुम मेरी माता हो गई तो काहे का छूत विचार। मैं तुम्हारे ही हाथ का खाऊंगा। बुढ़िया ने जीभ दांतों से दबाकर कहा, अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा धर्म न लूंगी। कहाँ तुम ब्राह्मण और कहाँ हम खटीक, ऐसा कहीं हुआ है? मैं तो तुम्हारी रसोई में खाऊंगा। जब माँ बाप खटीक हैं तो बेटा भी खटीक है। जिसकी आत्मा बड़ी हो वही ब्राह्मण है। और जो तुम्हारे घर वाले सुने तो क्या कहें? मुझे किसी के कहने सुनने की चिंता नहीं अम्मा। आदमी पाप से नीचा होता है, खाने पीने से नीचा नहीं होता। प्रेम से जो भोजन मिलता है वही पवित्र होता है, उसे तो देवता भी खाते हैं। बुढ़िया के हृदय में भी जाति गौरव का भाव उदय हुआ। बोली, बेटा, खटीक कोई नीच जात नहीं है। हम लोग ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते, कहार का पानी तक न पीते, मांस मछली हाथ से नहीं छूते। कोई कोई शराब पीते हैं, मुदा लुक छिप कर। इसने किसी को नहीं छोड़ा बेटा। बड़े बड़े तिलकधारी गटागट पीते हैं, लेकिन मेरी रोटियां तुम्हें अच्छी लगेंगी? रमा ने मुस्कुरा कर कहा, प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है अम्मा, चाहे गेहूं की हो या बाजरे की। बुढ़िया यहाँ से चली तो मानो अंचल में आनंद की निधि भरे हो। जब से रमा चला गया था, रतन को जालपा के विषय में बड़ी चिंता हो गई थी। वह किसी बहाने से उसकी मदद करते रहना चाहती थी। इसके साथ ही वह यह भी चाहते थे कि जालपा किसी तरह ताड़ने न पाए। अगर कुछ रुपया खर्च करके भी रमा का पता चल सकता तो वह सहज खर्च कर देती। जालपा की वह रोती हुई आंख को देखकर उसका हृदय महसूस उठता था। वह उसे प्रसन्न मुख देखना चाहती थी। अपने अंधेरे रोने घर से उबकर वह जालपा के घर चली जाया करती थी। वहाँ घड़ी भर हंस बोल लेने से उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था। अब वहाँ भी वही नहुसत छा गई। यहाँ आकर उसे अनुभव होता था कि मैं संसार में हूँ। उस संसार में जहाँ जीवन है, लालसा है, प्रेम है, विनोद है। उसका अपना जीवन तो व्रत की वेदी पर अर्पित हो गया था। वह तन मन से उस व्रत का पालन करती थी। पर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए घट में क्या वह प्रवाह है, तरंग है, नाद है जो सरिता में है? वह शिव के मस्तक को शीतल करता रहे, यही उसका काम है। लेकिन क्या उसमें सरिता के प्रवाह और तरंग और नाद का लोप नहीं हो गया है? इसमें संदेह नहीं कि नगर के प्रतिष्ठित और संपन्न घरों से रतन का परिचय था। लेकिन जहाँ प्रतिष्ठा थी वहाँ तकल्लुफ था, दिखावा था, ईर्ष्या थी, निंदा थी। क्लब के संसर्ग से भी उसे अरुचि हो गई थी। वहाँ विनोद अवश्य था, क्रीड़ा अवश्य थी, किंतु पुरुषों के आतुर नेत्र भी थे, विकल हृदय भी, उन्मत्त शब्द भी। जालपा के घर अगर वह शान न थी, वह दौलत न थी, तो वह दिखावा भी न था, वह ईर्ष्या भी न थी। रमा जवान था, रूपवान था, चाहे रसिक भी हो, पर रतन को अभी तक उसके विषय में संदेह करने का कोई अवसर न मिला था। और जालपा जैसी सुंदरी के रहते हुए उसकी संभावना भी न थी। जीवन के बाजार में और सभी दुकानदारों की कुटिलता और जट्टूपन से तंग आकर उसने इस छोटी सी दुकान का आश्रय लिया था, किंतु यह दुकान भी टूट गई। अब वह जीवन की सामग्रियाँ कहाँ बेसाहेगी, सच्चा माल कहाँ पावेगी? एक दिन वह ग्रामोफोन लाई और शाम तक बजाती रही। दूसरे दिन ताजे मेवों की एक टोकरी लाकर रख गई। जब वो आती तो कोई सौगात ले आती। अब तक वह रामेश्वरी से बहुत कम मिलती थी, पर अब बहुधा उसके पास आ बैठती है और इधर उधर की बातें करती। कभी कभी उसके सिर में तेल डालती और बाल गूंथती। गोपी और विशंबर से भी अब वो उसे स्नेह हो गया। कभी कभी दोनों को मोटर पर घुमाने ले जाती। स्कूल से आते ही दोनों उसके बंगले पर पहुंच जाते और कई लड़कों के साथ वहाँ खेलते। उनके रोने चिल्लाने और झगड़ने में रतन को हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। वकील साहब को अब भी रमा के घर वालों से कुछ आत्मीयता हो गई थी। बार बार पूछते रहते थे, रमा बाबू का कोई खत आया है? कुछ पता लगा? उन लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? एक दिन रतन आई तो चेहरा उतरा हुआ था, आंखें भारी भारी हो रही थी। जालपा ने पूछा, आज जी अच्छा नहीं है क्या? रतन ने कुंठी स्वर में कहा, जी तो अच्छा है, पर रात भर जागना पड़ा। रात से उन्हें बड़ा कष्ट है। जाड़ों में उनको दमे का दौरा हो जाता है। बेचारे जाड़ों भर एमल्सन और सनाटोजन और न जाने कौन कौन से रस खाते रहते हैं, पर यह रोग गला नहीं छोड़ता। कलकत्ता में एक नाभी वैद्य है, अब की उन्हीं से इलाज कराने का इरादा है। कल चली जाऊंगी। मुझे ले तो नहीं जाना चाहते, कहते हैं कि वहाँ बहुत कष्ट होगा, लेकिन मेरा जी नहीं मानता। कोई बोलने वाला तो होना चाहिए। वहाँ 2 बार हो आई हूँ और जब जब गई हूँ बीमार हो गई हूँ। मुझे वहाँ जरा भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अपने आराम को देखूँ या उनकी बीमारी को देखूँ? बहन, कभी कभी ऐसा जी उब जाता है कि थोड़ी सी संख्या खाकर सो रहूँ। विधाता से इतना भी नहीं देखा जाता। अगर कोई मेरा सरों से लेकर भी इन्हें अच्छा कर दे कि इस बीमारी की जड़ टूट जाए तो मैं खुशी से दे दूंगी। जालपा ने शासन का होकर कहा, यहाँ किसी वैद्य को तो नहीं बुलाया?
बुलाया? यहाँ के वैद्यों को देख चुकी हूँ बहन, वैद्य डॉक्टर सबको देख चुकी। तो कब तक आओगी? कुछ ठीक नहीं उनकी बीमारी पर है, 1 सप्ताह में आ जाऊँ, महीने 2 महीने लग जाए, क्या ठीक है? मगर जब तक बीमारी की जड़ न टूट जाएगी न आऊँगी। विधि अंतरिक्ष में बैठी हंस रही थी। जालपा मन में मुस्कुराई, जिस बीमारी की जड़ जवानी में न टूटी बुढ़ापे में क्या टूटेगी। लेकिन इस सदिच्छा से सहानुभूति न रखना असंभव था। बोली, ईश्वर चाहेंगे तो वह वहाँ से जल्द अच्छे होकर लौटेंगे बहन। तुम भी चलती हो बड़ा आनंद आता। जालपा ने करुण भाव से कहा, क्या चलूँ बहन, जाने भी पाऊँ, यहाँ दिन भर यह आशा लगी रहती है कि कोई खबर मिलेगी, वहाँ मेरा जी और घबराए करेगा। मेरा दो दिल कहता है कि बाबूजी कलकत्ता में हैं, तो जरा इधर उधर खोजना, अगर कहीं पता मिले तो मुझे तुरंत खबर देना। यह तुम्हारे कहने की बात नहीं है जालपा, यह मुझे मालूम है। खत तो बराबर भेजती रहोगी? हाँ, अवश्य, रोज नहीं तो अंतरे दिन जरूर लिखा करूँगी, मगर तुम भी जवाब देना। जालपा पान बनाने लगी। रतन उसके मुंह की ओर अपेक्षा के भाव से ताकती रही, मानो कुछ कहना चाहती है और संकोच बस नहीं कह सकती। जालपा ने पान देते समय उसके मन का भाव ताड़कर कहा, क्या है बहन, क्या कर रही हो? रतन, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ रुपए हैं, तुम रख लो, मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। जालपा ने मुस्कुराकर आपत्ति की, और जो मुझसे खर्च हो जाए? रतन ने प्रफुल्ल मन से कहा, तुम्हारे ही तो बहन है, तुम्हारे ही तो है बहन, किसी गैर के तो नहीं है। जालपा विचारों में डूबी जमीन की तरफ ताकती रही, कुछ जवाब न दिया। रतन के सिकवे के अंदाज से कहा, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया बहन, मेरी समझ में नहीं आता, तुम मुझसे खींची क्यों रहती हो? मैं चाहती हूँ हम में और तुम में जरा भी अंतर न रहे, लेकिन तुम मुझसे दूर भागती हो। अगर मान लो मेरे 550 रुपये तुम्ही से खर्च हो गए तो क्या हुआ? बहनों में तो ऐसा कौड़ी कौड़ी का हिसाब नहीं होता। जालपा ने गंभीर होकर कहा, कुछ कहूँ तो बुरा न मानोगी? बुरा मानने की बात होगी तो जरूर बुरा मानूंगी। मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहती, संभव है तुम्हें बुरी लगे। तुम अपने मन में सोचो, तुम्हारे इस बहनापे में दया का भाव मिला हुआ है या नहीं? तुम मेरी गरीबी पर तरस खाकर? रतन ने लपक कर दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली, बस अब रहने दो, तुम चाहे जो ख्याल करो, मगर यह भाव कभी मेरे मन में न था और न हो सकता है। मैं तो जानती हूँ, अगर मुझे भूख लगी हो तो मैं निसंकोच होकर तुमसे कह दूंगी, बहन मुझे कुछ और खाने को दो, भूखी हूँ। जालपा ने उसी निर्ममता से कहा, इस समय तुम ऐसा कर सकती हो? तुम जानती हो कि किसी दूसरे समय तुम पूरियों या रोटियों के बदले मेवे खिला सकती हो, लेकिन ईश्वर न करे कोई ऐसा समय जब तुम्हारे घर में रोटी का टुकड़ा न हो, तो शायद तुम इतनी संकोच से न हो सको। रतन दृढ़ता से कहा, मुझे उस दशा में भी तुमसे मांगने में संकोच न होगा। मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती, अगर यह विचार बना रहा तो समझ लो मैत्री नहीं है। ऐसी बातें करके तुम मेरा द्वार बंद कर रही हो। मैंने मन में समझा था तुम्हारे साथ जीवन के दिन काट दूंगी, लेकिन तुम अभी से चेतावनी दिया देती हो। अभागों को प्रेम की भिक्षा भी नहीं मिलती। यह कहते कहते रतन की आंखें सजल हो गई। जालपा अपने को दुखिनी समझ रही थी और दुखी जनों को निर्मम सत्य कहने की स्वाधीनता होती है, लेकिन रतन की मनोव्यथा उसकी व्यथा से कहीं विदारक थी। जालपा के पति के लौट आने की अब भी आशा थी। वह जवान है और उसके आते ही जालपा को यो बुरे दिन भूल जाएंगे। उसकी आशाओं का सूर्य फिर उदय होगा, उसकी इच्छाएं फिर फलेंगी। भविष्य अपनी सारी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ उसके सामने था। विशाल उज्जवल रमणीक रतन का भविष्य क्या था? कुछ नहीं, शून्य, अंधकार। जालपा आंखें पोंछकर उठ खड़ी हुई, बोली, मित्रों, पत्रों के जवाब देती रहना, रुपए देती जाओ। रतन के पर्स से नोटों का एक बंडल निकालकर उसने सामने रख दिया, पर उसके चेहरे पर प्रसन्नता न थी। जालपा ने सरल भाव से कहा, क्या बुरा मान गई? रतन ने रूठे हुए शब्दों में कहा, बुरा मानकर तुम्हारा क्या कर लूंगी? जालपा ने उसके गले में बाहें डाल दी। अनुराग से उसका हृदय गदगद हो गया। रतन से उसे इतना प्रेम कभी न हुआ था। वह उसे अब तक खींचती थी, ईर्ष्या करती थी। आज उसे रतन का असली रूप दिखाई दिया। यह सचमुच अभागिन ही है, और मुझसे बढ़कर। एक क्षण बाद रतन आंखों में आंसू और हंसी के साथ भरे विदा हो गई। कलकत्ता में वकील साहब ने ठहरने का पहले ही इंतजाम कर लिया था, कोई कष्ट न हुआ। रतन ने महाराज और टीमल कहर को साथ ले लिया था। दोनों वकील साहब के पुराने नौकर थे और घर के से आदमी हो गए थे। शहर के बाहर एक बंगला था, उसके 3 कमरे मिल गए, इससे ज़्यादा जगह की वहाँ जरूरत भी न थी। हाथे में तरह तरह के फूल पौधे लगे हुए थे। स्थान बहुत सुंदर मालूम होता था। पास पड़ोस में और कितने ही बंगले थे। शहर के लोग उधर हवाखोरी के लिए जाया करते थे और हरे होकर लौटते थे, पर रतन को वहाँ जगह फाड़े खाती थी। बीमार के साथ वाले भी बीमार होते हैं, उदासों के लिए स्वर्ग भी उदास है।
सपन ने वकील साहब को और भी शिथिल कर दिया था, तो 2-3 दिन उनकी दशा उससे भी खराब रही, जैसे प्रयाग में थी। लेकिन दवा शुरू होने के बाद 3 दिन बाद वह कुछ संभलने लगे। रतन सुबह से आधी रात तक उनके पास ही कुर्सी डाले बैठी रहती। स्नान भोजन की भी सुधि न रहती। वकील साहब चाहते थे कि यह यहाँ से हट जाए तो दिल खोलकर कराहे। उसे तस्कीन देने के लिए वह अपनी दशा को छिपाने की चेष्टा करते थे। वह पूछती, आज कैसी तबीयत है, तो वह फीकी मुस्कुराहट के साथ कहते, आज तो जी बहुत हल्का मालूम होता है। बेचारे सारी रात करवटें बदल कर काटते थे। पर रतन पूछती, रात नींद ना आई थी? तो कहते, आज हाँ खूब सोया। रतन पथ्य सामने ले जाती तो अरुचि होने पर भी खा लेते। रतन समझती अब ये अच्छे हो रहे हैं। कविराज भी, जिसे भी वह यही समाचार कहती, वह भी अपने उपचार की सफलता पर प्रसन्न थे। एक दिन वकील साहब ने रतन से पूछा, मुझे डर है कि मुझे अच्छा होकर तुम्हारी दवा न करनी पड़े। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, इससे बढ़कर क्या बात होगी। मैं तो ईश्वर से मनाती हूँ कि तुम्हारी बीमारी मुझे दे दे। शाम को घूम आया करो। अगर बीमार की पड़ने की इच्छा हो तो मेरे अच्छे हो जाने पर पड़ना। कहाँ जाऊँ, मेरा तो कहीं जाने को जी नहीं चाहता। मुझे यही सबसे अच्छा लगता है। वकील साहब को एकाएक रमानाथ का ख्याल आ गया। बोले, जरा शहर के पार्कों में घूम घाम कर देखो, शायद रमानाथ का पता चल जाए। रतन को अपना वादा याद आ गया। रमा को पा जाने के आनंदमय आशा ने एक क्षण के लिए उसे चंचल कर दिया। कहीं वह पार्क में बैठे मिल जाए तो पूछूं, कहिए बाबूजी, अब कहाँ भाग कर जाइएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल उठी। बोली, झारपा से मैंने वादा किया था कि पता लगाऊंगी, पर यहाँ आकर भूल गई। वकील साहब ने साग्रह कहा, आज ही चली जाओ। आज क्या, शाम को रोज घंटे भर के लिए निकल जाया करो। रतन ने चिंतित होकर कहा, लेकिन चिंता तो लगी रहेगी। वकील साहब ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो अच्छा हो रहा हूँ। रतन ने संदिग्ध भाव से कहा, अच्छा चली जाऊंगी। रतन को कल से वकील साहब के आश्वासन पर कुछ संदेह होने लगा था। उनकी चेष्टा से अच्छे होने का कोई लक्षण उसे दिखाई न दिया था। उनका चेहरा क्यों न दिन 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 पीला पड़ता जाता है। महाराज और कहार से वह यह शंका न कर सकती थी। कविराज से पूछते उसे संकोच होता था। अगर कहीं रमा मिल जाए तो उनसे पूछती, वह इतने दिनों से कहाँ यहाँ है, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाती। इन कविराज से उसे कुछ निराशा हो चली थी। जब रतन चले गए तो वकील साहब ने टीमल से कहा, मुझे जरा उठाकर बिठा दो। टीमल पड़े पड़े कमर सीधी हो गई। एक प्याली चाय पिला दो, कई दिन हो गए चाय की सूरत नहीं देखी। यह पति मुझे मारने डालता है, दूध देखकर जोर चढ़ाता है, पर उनकी खातिर से पी लेता हूँ। मुझे तीन कविराज की दवा से कोई फायदा नहीं मालूम होता। तुम्हें क्या मालूम होता है? टीमल ने वकील साहब को तकिए के सहारे बैठाकर कहा, बाबूजी सो देख लो। यह तो मैं पहले ही कहने वाला था, सो देख लो। बहू जी के डर के मारे नहीं कहता था। वकील साहब ने कई मिनट चुप रहने के बाद कहा, मैं मौत से डरता नहीं टीमल, बिल्कुल नहीं। मुझे स्वर्ग और नरक पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर संस्कारों के अनुसार आदमी को जन्म लेना पड़ता तो मुझे विश्वास है मेरा जन्म किसी अच्छे घर में होगा। फिर भी मरने को जी नहीं चाहता। सोचता हूँ मर गया तो क्या होगा। टीमल ने कहा, बाबूजी सो देख देख लो। आप ऐसी बातें ना करें। भगवान चाहेंगे तो आप अच्छा हो जाएंगे। किसी दूसरे डॉक्टर को बुला लाऊं? आप लोग तो अंग्रेजी पढ़े हैं, सो देख लो। कुछ मानते ही नहीं, मुझे तो कुछ और ही संदेह हो रहा है। कभी कई गंवारों की भी सुन लिया करो, सो देख लो। आप मानो चाहे न मानो, मैं तो एक सयाने को लाऊंगा। बंगाल के ओछे सयाने मशहूर हैं। वकील साहब ने मुंह फेर लिया। प्रेत बाधा का वह हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। कहीं ओझों को पीट चुके थे। कई ओझों को पीट चुके थे। उनका ख्याल था कि यह प्रवंचना है, ढोंग है, लेकिन इस वक्त उनमें इतनी शक्ति भी न थी कि टीमर के इस प्रस्ताव का विरोध करते। मुंह फेर लिया। महाराज ने चाय लाकर कहा, सरकार चाय लाया हूँ। वकील साहब ने चाय के प्याले को क्षुद्रित नेत्रों से लेकर कहा, ले जाओ, अब न पीऊंगा। उन्हें मालूम होगा तो दुखी होंगी। क्यों महाराज, जब से मैं आया हूँ मेरा चेहरा कुछ हरा हुआ है? महाराज ने टीमर को देखा देखा और वह हमेशा दूसरों की राय देखकर राय दिया करते थे। खुद सोचने की शक्ति उनमें न थी। अगर टीमल ने कहा है आप अच्छे हो तो वो भी इसका समर्थन करेंगे। टीमल ने इसके विरुद्ध कहा तो उन्हें भी इसके विरुद्ध करना चाहिए। टीमल ने इसके असमंजस को भाव को कहा, हरा क्यों नहीं हुआ? हाँ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। महाराज बोले, हाँ कुछ हरा जरूर हुआ है, मुद्दा बहुत कम। वकील साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया। 2-4 वाक्य बोलने के बाद वह शिथिल हो जाते थे और 10-5 मिनट शांत हो अचेत पड़े रहते थे।
कदाचित उन्हें अपनी दशा का यथार्थ ज्ञान हो चुका था। उनके मुंह पर बुद्धि पर मस्तिष्क पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी थी। अगर कुछ आशा थी तो इतनी कि शायद मन की दुर्बलता से उन्हें अपनी दशा इतनी हीन मालूम होती थी। उनका दम अब पहले से ज्यादा फूलने लगा था। कभी कभी तो ऊपर की सांस ऊपर ही रह जाती थी। जान पड़ता था बस अब प्राण निकला। भीषण प्राण वेदना होने लगती थी। कौन जाने कब यही अवरोध एक क्षण और बढ़कर जीवन का अंत कर दे। सामने उद्यान में चांदनी कोहरे की चादर ओढ़े जमीन पर से पड़ी सिसक रही थी। फूल और पौधे मलिन मुंह कर सिर झुकाए आशा और भय से बिकर होकर मानो उसके वक्ष पर हाथ रखते थे। उसकी शीतल देह को स्पर्श करते थे और आंसू की दो बूंदें गिराकर फिर इस भांति देखने लगते थे। ससा वकील साहब ने आंखें खोली। आंखों के दोनों कोनों में आंसू की बूंदें मचल रही थी। क्षीण स्वर में बोले, टीमल क्या सिद्ध आए थे? फिर इस प्रश्न पर भी लज्जित हो मुस्कुराते हुए बोले, मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे सिद्धू आए हों। फिर गहरी सांस लेकर चुप हो गए और आंख बंद कर ली। सिद्धू उस बेटे का नाम था जो जवान होकर मर गया था। इस समय वकील साहब को बराबर उसी की याद आ रही थी। कभी उसका बालपन सामने आ जाता, कभी उसका मरना आगे दिखाई देने लगता। कितने स्पष्ट, कितने सजीव चित्र थे। उनकी स्मृति कभी इतनी मूर्तिमान, इतनी चित्रमय न थी। कई मिनट के बाद उन्होंने फिर आंखें खोली और इधर उधर खोई हुई आंखों से देखा। उन्हें अभी ऐसा जान पड़ता था कि मेरी माता आकर पूछ रही है, बेटा तुम्हारा जी कैसा है? सहसा उन्होंने टीमल से कहा, यहाँ आओ, किसी वकील को बुला लाओ, जल्दी जाओ, नहीं वह घूम कर आती होंगी। इतने मोटर का हॉर्न सुनाई दिया और एक पल में रतन आ पहुंची। वकील को बुलाने की बात उड़ गई। वकील साहब ने प्रसन्न मुख होकर पूछा, कहाँ कहाँ गई? कुछ उसका पता मिला? रतन ने उनके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, कई जगह देखा, कहीं न दिखाई दिए। इतने बड़े शहर में सड़कों का पता तो जल्दी चलता नहीं। वह भला क्या मिलेंगे? दवा खाने का समय तो आ गया ना। वकील साहब ने दबी जबान से कहा, लाओ खा लूं। रतन ने दवा निकाली और उन्हें उठाकर पिलाई। इस समय वह न जाने क्यों कुछ भयभीत सी हो रही थी। एक अस्पष्ट अज्ञात शंका उसके हृदय को दबाए हुए थी। एकाएक उसने कहा, उन लोगों में से किसी को तार दे दूं? वकील साहब ने प्रश्न की आंखों से देखा। फिर आप उसका आशय समझाकर बोले, नहीं नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं अच्छा हो रहा हूँ। फिर एक क्षण के बाद सावधान होने की चेष्टा बोले, मैं चाहता हूँ कि अपनी वसीयत लिखवा दूं। जैसे एक शीतल तीव्र बाण रत्न के पैर में घुसकर सिर से निकल गया। मानो उसकी देह के सारे बंधन खुल गए और सारे अवयव बिखर गए। उसके मस्तिष्क के सारे परमाणु हवा में उड़ गए। मानो नीचे से धरती निकल गई, ऊपर से आकाश निकल गया और अब वह निराधार निष्पन्न निर्जीव खड़ी है। अवरुद्ध अश्रुकंपित कंठ से बोली, घर से किसी को बुलाऊं कि यहाँ किससे सलाह ली जाए? कोई भी तो अपना नहीं है। अपनों के लिए इस समय रतन अधीर हो रही थी। कोई भी तो अपना होता जिस पर वह विश्वास कर सकती, जिससे सलाह ले सकती। घर के आगे घर के लोग आ जाते तो दौड़ धूप करके किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाते। वह अकेली क्या क्या करे? आखिर भाई बंद और किस दिन कमाओगी? संकट में ही अपने काम आते हैं। फिर यह क्यों कहते हैं कि किसी को मत बुलाओ? वसीयत के बाद फिर उसे याद आ गई। यह विचार क्यों इनके मन में आया? बैजी ने कुछ कहा तो नहीं? क्या होने वाला है भगवान? यह शब्द अपने सारे संसर्गों के साथ उसके हृदय को विदीर्ण करने लगा। चिल्ला चिल्ला कर रोने के लिए उसका मन बिखर उठा। उसकी माता यादें, उसके अंचल में मुंह छिपाकर रोने की आकांक्षा उसके मन में उत्पन्न हुई। उस समय अंचल में रोकर उसकी बाल आत्मा को कितना संतोष होता था। कितनी जल्द उसकी सारी मनोव्यथा शांत हो जाती थी। आह, यह आधार भी अब नहीं है। महाराज ने आकर कहा, सरकार भोजन तैयार है, थाली परसूं? रतन ने उसकी ओर कठोर नेत्रों से देखा। वह बिना जवाब की अपेक्षा किए चुपके से चला गया। मगर एक क्षण में रतन को महाराज पर दया आ गई। उसने कौन सी बुराई की जो भोजन के लिए पूछने आया? भोजन भी ऐसी चीज है जिसे कोई छोड़ सके। वह रसोई में जाकर महाराज से बोली, तुम लोग खा लो महाराज, मुझे आज भूख नहीं लगी है। महाराज ने आग्रह किया, दो ही फुलके खा लीजिए सरकार। रतन ठिठक गई। महाराज के आग्रह में इतनी सहृदयता, इतनी संवेदना भरी हुई थी कि रतन को एक प्रकार की सांत्वना का अनुभव हुआ। यहाँ कोई अपना नहीं है, यह सोचने में उसे अपनी भूल प्रतीत हुई। महाराज ने अब तक रतन को कठोर स्वामिनी के रूप में देखा था। वही स्वामिनी आज उसके सामने खड़ी मानो सहानुभूति की भिक्षा मांग रही थी। उसकी सारी सद्वृत्तियां उमड़ उठी। रतन को उसके दुर्बल मुख पर अनुराग का तेज नजर आ जाया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।